हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल माय नॉलेज वे में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आर्थिक सर्वेक्षण 2021 और 22 का। जो आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बिंदु है, आज उस पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और अच्छी तरीके से मैं इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको मैं व्याख्या करके लाई हूँ संक्षिप्त तरीके से, ताकि आप लोगों के आसानी तरीके से समझ में आ सके और आने वाले एग्जामिनेशन में जो इम्पॉर्टेंस क्वेश्चन है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही। कोई भी एग्जामिनेशन में आर्थिक सर्वेक्षण हो या बजट हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन होता है, कम से कम नहीं भी होता है तो 10 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगी। इसलिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है इस सब सारी चीज़ों को, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसे जानना। इसलिए आज मैं आर्थिक सर्वेक्षण का ही शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि जो क्या क्या इम्पोर्टेंट है भारत सरकार के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण में दर्शाया गया है, उसे मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के सामने। इसलिए इसी वजह से आने वाले जो वीडियो थे मई का जो करंट अफेयर्स है, या मई का जो बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स है, उसको मैं नहीं ले पाई, लेकिन कोशिश करूँगी कि उसे जल्द से जल्द अपलोड कर दूँ। और अगर जो नए हैं और वो वीडियो नहीं देखे हैं, पहले का जो वीडियो है इस चैनल में ही वीडियो डाला हुआ है, आप प्लीज़ जाकर इसी चैनल से पहले की जितनी भी सारी वीडियो है वो देख लें। और साथ ही साथ ये आर्थिक सर्वेक्षण का जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे भी आप नहीं होता है तो आप नोट्स के रूप में या फिर इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम में डाल दूंगी, आप टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अब मेरा टेलीग्राम का जो है माई नॉलेज वे करके आप सर्च कर लेंगे तो आपको मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो चले देख लेते हैं इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो आर्थिक सर्वेक्षण क्या है। महत्वपूर्ण बिंदु से जाने से पहले हमको जानना है कि आर्थिक सर्वेक्षण क्या है। आर्थिक सर्वेक्षण पिछले वित्त वर्ष की अर्थव्यवस्था की स्थिति पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी करता है। पिछली अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख चुनौतियों और उसका समाधान का विवरण उल्लेख कर एक दस्तावेज तैयार किया जाता है। आर्थिक मामलों का विभाग आर्थिक प्रभाव द्वारा मुख्य आर्थिक सलाहकार मार्गदर्शन में ही इस दस्तावेज को तैयार किया जाता है। इस बार मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरम को बनाया गया है, जो कि पिछले बार आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति के सुब्रमण्यम थे। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर उसके डिटेल्स जानना चाहते हैं तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश कीजिए कि आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है। आर्थिक सर्वेक्षण जो पिछले जो वित्त वर्ष जो गुजर गया है हमारा वर्ष, उसकी अर्थव्यवस्था को हालात का विश्लेषण कर और उसकी स्थिति को विश्लेषण कर उस पर एक विस्तृत रिपोर्ट जारी किया जाता है। और पिछली अर्थव्यवस्था से जो चुनौतियां आई हैं और उसको चुनौतियों को लेकर जो समाधान करना है, उसकी विवरण का उल्लेख कर उसकी दस्तावेज के रूप में तैयार किया जाता है। ठीक है ना। और इस दस्तावेज को वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है सदन में। तो याद रखें, ये आर्थिक सर्वेक्षण क्या है आपको पता चल गया ही। और ये किसके मार्गदर्शन में तैयार होता है, तो मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार होता है। और मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो अनंत नागेश्वरम है। हालांकि इनका पूरा नाम डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम है। इसीलिए यहाँ पर ये हो गया, बट डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम है। और जो कि पिछली बार का याद रहेगा, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी वक्त 2021 का क्वेश्चन हो सकता है। तो 2021 का जो निकला हुआ था बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, तो उससे भी रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि आने वाले जो एग्जामिनेशन है 2021 का पिछले 1 ईयर का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये तो अभी जस्ट निकली है, तो इससे भी क्वेश्चन कुछ सेलेक्ट किया जा सकता है, इसलिए इसे भी याद रख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पिछले आर्थिक सलाहकार का नाम क्या है, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब जारी किया गया। देख लीजिए, पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में पेश किया गया और बजट के समय ही इस दस्तावेज को पेश किया जाता है। और 1964 से वित्त मंत्रालय बजट से एक दिन पहले सर्वेक्षण जारी करता आ रहा है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि एक दिन पहले जो आर्थिक सर्वेक्षण जो निकलता है रिपोर्ट, वो आम बजट का एक दिन पहले ही निकाला जाता है। ये नियम है। ओके, और ये नियम कब से बनी है, तो 1964 से बनी है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ओके, 2015 के बाद इकोनॉमिक सर्वे को 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। पहले हिस्से में पिछले साल की अर्थव्यवस्था की स्थिति का विवरण बताई जाती है। उसके बाद आम बजट से पहले इसे जारी कर दिया जाता है। जैसा कि मैंने बता दिया आपको कि इकोनॉमिक 2015 ये एक न्यू रूल्स था, जो कि आप लोगों को पहले से पता होगा। 2015 के बाद जो इकोनॉमिक सर्वे है, आर्थिक सर्वे है, 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। पहला हिस्सा क्या है, तो पहले हिस्से में पिछले साल की जो अर्थव्यवस्था की स्थिति है या हालात है, उसकी विवरण बताई जाती है, जैसे कि मैंने पहले बताया आर्थिक सर्वेक्षण का डिफिनेशन में। और उसे जो दस्तावेज तैयार किया जाता है उसको आम बजट से पहले से जारी कर दिया जाता है। ओके, उसको बोलते हैं आर्थिक सर्वेक्षण।
और जो दूसरे हिस्से में जो हम बोलते हैं प्रमुख आंकड़े जो डेटा होते हैं वो जुलाई और अगस्त में पेश किया जाता है। वैसे जुलाई अगस्त में पेश करने का नियम नरेंद्र मोदी के द्वारा 2015 से शुरुआत की गई थी। तो याद रखिए आप, जुलाई अगस्त का जो नियम है, जो आंकड़े डेटा से रिलेटेड जो बजट निकलती है वो जुलाई अगस्त में पेश करने का नियम नरेंद्र मोदी के द्वारा 2015 से शुरुआत की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए इन सब चीज़ों को याद रखेंगे। ओके, अब आर्थिक सर्वेक्षण महत्व देख लीजिए। आर्थिक सर्वेक्षण का महत्व क्या है हम लोगों के लिए, सारे लोगों के लिए और पूरी इंडिया, पूरे भारतवर्ष के लिए आर्थिक सर्वेक्षण का क्या महत्व है। आर्थिक सर्वेक्षण की आर्थिक स्थिति को दिखाता है, डेफिनेटली आर्थिक स्थिति को ही दिखाता है। आर्थिक सर्वेक्षण में पैसे की आपूर्ति, बुनियादी ढांचे जैसे कि शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य, परिवहन, पोषण, आवास इत्यादि, और कृषि तथा औद्योगिक उत्पादन, रोजगार, उत्पाद कीमत, निर्यात, आयात, विदेशी मुद्रा भंडार के साथ साथ अन्य प्रासंगिक कारकों का विश्लेषण करता है। आपको समझ में आ गई इसकी क्या महत्व है। इतनी सारी चीज़ों को विश्लेषण करता है, तब दस्तावेज तैयार किया जाता है। और यह दस्तावेज सरकार के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, जो अर्थव्यवस्था का प्रमुख चिंताओं पर भी ध्यान केंद्रित करता है और आर्थिक सर्वेक्षण का डाटा और विश्लेषण पर केंद्रीय बजट के लिए नीतिगत दृष्टिकोण प्रदान करता है। आप समझ सकते हैं, इसलिए यहाँ पर होगा, बट कोई बात नहीं। आर्थिक सर्वेक्षण को जो डाटा है और विश्लेषण है, उस पे केंद्रीय बजट जब तैयार की जाती है तो उस पर सरकार का क्या महत्वपूर्ण होती है उनके लिए, सरकार के लिए, तो वो नीतिगत दृष्टिकोण प्रदान करता है, क्या, केंद्रीय बजट। और वो जो केंद्रीय बजट कैसे तैयार किया जाता है, जो कि आप लोग पता है, डाटा और उस डाटा से विश्लेषण कर बनाया जाता है। तो उसके आधार पर पूरी अर्थव्यवस्था का भविष्य निर्भर होती है। याद रखेंगे, ये दस्तावेज सरकार के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। ओके, आर्थिक सर्वेक्षण का महत्वपूर्ण बिंदु। अब यहाँ से आप लोगों को सारी चीज़ पता चलेगी। जो मैंने बताया था कि 2021-22 का जो महत्वपूर्ण जो आर्थिक सर्वेक्षण आया उसकी महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, तो यहाँ से देख लेते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे 2022 को पेश किया। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार 2022-23 में 8 से 8.5% की जीडीपी ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान लगाया। एक्चुअली जीडीपी ग्रोथ है। जीडीपी ग्रोथ का मतलब, हालांकि जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका मैं आगे चर्चा करूंगी आप लोगों से। ऐसा नहीं कि जीडीपी का मतलब, जीडीपी का अर्थ नहीं बताऊंगी, इसलिए यहाँ पे फिलहाल मैं इतना बता दे रही हूँ कि इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसकी जो ग्रोथ होती है, यानी उसकी आर्थिक वृद्धि दर क्या अनुमान लगाया गया, 8 से 8.5%। यह 2021-22 का 9.2% की ग्रोथ का अनुमान से कम है। 2021-22 में जो निकाला अनुमान लगाया गया था उससे कुछ इस बार कम है। ओके, इकोनॉमिक सर्वे में क्या कहा गया है, वैक्सीन कवरेज और सप्लाई साइड रिफॉर्म ग्रोथ का सपोर्ट मिलेगा। सरकार को जीडीपी का अनुमान इस बात पर आधारित है कि आगे महामारी से कोई आर्थिक गतिविधि प्रभावित ना हो और मानसून भी सामान्य रहे। इसका अर्थ यह है कि अगर मानसून की समस्या या महामारी दोबारा आएगी तो अनुमान का जीडीपी ग्रोथ कम हो सकता है। आप बिल्कुल, ये तो बिल्कुल आसानी भाषा में है कि अगर मान लिया मानसून आ जाती है, मानसून की समस्या आ जाती है, किसी तरह का तूफान आती है और या फिर महामारी आ जाती है, जैसे कोविड आई थी, तो उस तरीके से जीडीपी का ग्रोथ का जो अनुमान लगाया था 8 से 8.5%, उससे कम हो सकती है डेफिनेटली। तो इतना तो बात समझ में आ गई आप लोगों को। चलिए, अब आर्थिक सर्वे 2021-22 का, इसके बारे में मैं कुछ आपको बता देना चाहती हूँ कि जो ये कौन पेश, किस तरीके से पेश होता है। तो संसद की बजट सत्र राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी दोनों सदनों को संबोधित करने के साथ शुरू हुआ। ठीक है, उसके बाद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी सदन को संबोधित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। आर्थिक सर्वे में अर्थव्यवस्था की स्थिति का लेखा जोखा पेश किया गया और देश की अर्थव्यवस्था तेज के रफ्तार से रिकवरी भी हुई। ओके, इनका कहना वित्त मंत्री जी का, देश की अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार से रिकवरी हुई और इकोनॉमी के सभी सेक्टर महामारी से पहली स्थिति में आ चुकी है। जैसे कि महामारी के दौरान जो उथल पुथल हुई थी, उतार चढ़ाव हुई थी, वो थोड़ी सी बैलेंस अब बन रही है। इतना ही नहीं, भविष्य में आर्थिक विकास की स्थिति भी सुधार आने की उम्मीद है। ओके, ये सिर्फ एक जस्ट लाइक इंट्रोडक्शन है इनका। आर्थिक सर्वे को शुरुआत में इन्होंने क्या क्या कहा था। ओके, अब देखिए इकोनॉमिक सर्वे से जुड़ी अहम बातें। इकोनॉमिक सर्वे से जो बातें हुई हैं, जो निकल के आया है, वो 2021-22 के एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रोथ के अनुमान 3.9% रखा गया है। ओके, 3.9% रखा गया है।
इंडस्ट्रियल सेक्टर, अब देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में मैंने बता दिया, अब इंडस्ट्रियल सेक्टर 11.8% की ग्रोथ का अनुमान रखा गया, वही सर्विस सेक्टर की ग्रोथ का अनुमान 8.2% रखा गया है। इसे भी याद रहे, अनुमान सिर्फ लगाया जा रहा है, मतलब निश्चित नहीं है, अनुमान लगाया जा रहा है, ये कभी भी फ्लैक्चुएट कर सकता है, तो याद रखेंगे। कोयले की मांग बनी रहेगी, लगातार मांग बनी रही है, इसलिए आगे भी मांग बनी रहेगी वर्ष 2030 तक, और 130 से 150 करोड़ कोयले की डिमांड भी रहेगी इनके अनुमान के अनुसार। ओके, चालू वित्त वर्ष में कृषि कृषि सेक्टर, ओके यहाँ डबल है, कृषि सेक्टर 3.9 की दर से बढ़ सकता है। पिछले वित्त वर्ष में यह 3.6% की दर से बढ़ा था। तो याद रखिए, जो चालू वित्त वर्ष जो अभी चल रही है उस पर अंदाजा लगाया गया है कि कृषि सेक्टर में जो बढ़ोतरी होगी 3.9% की। ओके, और जो पिछली जो चालू वित्त वर्ष थी, पिछली जो चल रही थी 3.6% की दर से वो बढ़ा था कृषि सेक्टर। आप लोगों को पता ही है कि पिछले को जो बजट निकाली गई थी वो कृषि सेक्टर में ही ज़्यादा फायदा देखने को मिला, और फिर उसके बाद ये और बाकी चीज़ों में सब माइनस देखने को मिला है, बट कृषि सेक्टर में कुछ ज़्यादा देखने को फ़ायदा मिला है। वो माइनस नहीं किया, बल्कि उसमें हम लोगों को, भारत सरकार को अर्थव्यवस्था में मजबूती मिली सिर्फ और सिर्फ कृषि सेक्टर से। जो उतार चढ़ाव आ रही थी, जो भी थोड़ी बहुत इनको इनकम आय मिला, तो सिर्फ और सिर्फ कृषि सेक्टर से, याद रखेंगे आप। ओके, और विदेशी मुद्रा भंडार, हाँ याद आया, विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा बाजार के मैं बताई 8 जनवरी को निकाला गया था, 539.9 करके दिया हुआ है, जो कि उतना बढ़ गया। विदेशी मुद्रा भंडार हमारे देश में काफ़ी बढ़ोतरी हुई, और अब जो 2022 में हुई है लगभग 639 करके है। हालांकि आंकड़े मैं देखी नहीं हूँ, मैं अपने मन से बता रही हूँ, मैं सिर्फ 1-2 जगह पढ़ी थी, इसलिए थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, बट आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, इसमें मैंने मेंशन भी नहीं किया। तो विदेशी मुद्रा भंडार की बढ़ोतरी हुई है, साथ में कृषि सेक्टर की भी बढ़ोतरी हुई है पिछले वर्ष में, और इस वर्ष का अंदाजा क्या लगाया जा रहा है, 3.9%। ओके फ्रेंड्स, भारत के कुल एक्सपोर्ट 2021-22 में महामारी से पहले का लेवल को पार करते हुए 16.5%, 16.5% की बढ़ने की उम्मीद है, ठीक है ना, एक्सपोर्ट में। ओके, एक्सपोर्ट तो आप समझ रहे हैं, और 2021-22 में इंपोर्ट के कोरोना वायरस के लेवल को पार करते हुए 29.4% बढ़ने की उम्मीद है। आपको जब पता है कि हमारे यहाँ भारत में एक्सपोर्ट, इंपोर्ट जो होती है वो आयात, एक्सपोर्ट होती है वो निर्यात। ओके, एक्सपोर्ट हो रही है, इंपोर्ट हो रही है, इंपोर्ट मतलब आ रहा है। तो आपको पता है हमारे यहाँ भारत में आने का जो प्रोडक्ट होती है वो प्रोडक्ट बाहर से ज़्यादा आती है, प्रोडक्ट बाहर से ज़्यादा आती है, और यहाँ से जो बनती है, जो उत्पादन होती है वो कम, यहाँ से कम किया जाता है, मतलब उत्पादन कम होती है। उस तरीके से ये नहीं है, यहाँ का प्रोडक्ट नहीं है, जो इसलिए यहाँ का निर्यात थोड़ा कम है, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा इसको कम किया गया है, और उम्मीद है कि निर्यात को बढ़ाया जाए, उम्मीद है कि निर्यात को बढ़ाया जाए। तो कितना बढ़ने की उम्मीद है, एक्सपोर्ट 16.5% बढ़ने का उम्मीद है, और उसी तरीके से इंपोर्ट कहाँ तक रहने की है, तो 29.4%। बस इतना ही आप लोग याद रखेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए मैंने इसमें मेंशन किया है। आगे देख लेते हैं अन्य बातें। अमेरिका और चीन की बात, भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत, अमेरिका और चीन, पहले तो अमेरिका, उसके बाद चीन है, उसके बाद भारत है, इसलिए तीसरा हो गया है। तो क्या इकोसिस्टम के मामले में, स्टार्टअप इकोसिस्टम के मामले में भारत तीसरा स्थान पे है, याद रखेंगे। भारत को 2021 में 44 यूनिकॉर्न मिले हैं, और ये एक नया रिकॉर्ड बनाया है भारत। तो यूनिकॉर्न का मतलब होता क्या है, तो यूनिकॉर्न का मतलब ये होता है कि जो कंपनी के प्रॉफिट $1 बिलियन से पार कर गया हो, वो यूनिकॉर्न है। अब वो भारत को कितना मिला, 44 कंपनी मिला है, इसका मतलब। ओके, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का जो शॉर्ट फॉर्म होता है यूपीआई। तो यूपीआई तो हर कोई यूपीआई के थ्रू, जितने भी लगभग बहुत लोग जो मोबाइल से ट्रांजिट करते हैं, यूपीआई के थ्रू लेन देन करते हैं। तो वर्तमान में जो ट्रांजेक्शन हुई है वो काफ़ी लाभ मिली है उस ट्रांजेक्शन से, ठीक है ना। तो रिटेल पेमेंट सिस्टम हो गए, देश के सबसे बड़े रिटेल पेमेंट सिस्टम कौन क्या हो गई है, तो यूपीआई। यूपीआई, तो इससे क्या कितना फ़ायदा हुआ है, तो यूपीआई के जरिए दिसंबर 2021 में, याद रखेंगे, दिसंबर 2021 में 8.26 लाख करोड़ से, के नहीं होगा, से होगा, 8.26 लाख करोड़ से 4.6 अरब ट्रांजेक्शन किए गए थे, देख लीजिए। तो इतना यूपीआई का डिमांडेड है, और ये आगे बढ़ गया है। ओके, यूपीआई बहुत ज़्यादा प्रचलन हो गया है।
बहुत ज़्यादा लोग यूज कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें भी देख लेते हैं। आर्थिक सर्वे के मुताबिक ई कॉमर्स को छोड़कर आईटी बीपीओ सेक्टर वित्त वर्ष 2020-21 के सालाना के आधार पर ओके यहाँ 22 होगा, नहीं सॉरी 2.26% के दर से बढ़कर 90.4 करोड़ डॉलर हो गया। कहने का मतलब 2.226% के दर से 19.4 करोड़ डॉलर का हो गया। ठीक है, ये आर्थिक सर्वे, इस आर्थिक सर्वे के मुताबिक हुई है। किससे? आईटी बीपीओ सेक्टर पे। ओके, और उसका आधार वर्ष किसको माना गया? तो पिछले साल का। नेक्स्ट, सिंपल इकोनॉमिक एडवाइजर सचिन, सॉरी यहाँ प्रिंसिपल होगा। ओके फ्रेंड्स, तो प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर सचिन सन्याल के द्वारा कहा गया कि गवर्नमेंट कंजक्शन मजबूत हो रही है। ओके, ये प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर इस बार फर्स्ट टाइम्स 2021-22 में इनका सीट लाया गया है। मतलब इनका जो पोस्ट है, पहली बार इस बजट में इनका नाम यूज किया गया है। ओके, पहले इस तरह का कोई बजट में इनका नाम नहीं आता था। तो ये 2022 में एक नया चीज़ देखने को मिला है कि प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर भी है और उनका नाम सचिन सन्याल है। ओके, और उनका कहना है कि गवर्नमेंट कंजप्शन मजबूत हो रही है, गवर्नमेंट कंजप्शन मजबूत हो रही है। और ये भी साथ ही साथ कहना है कि लेकिन प्राइवेट कंजप्शन अभी भी महामारी से पहले की लेवल से पीछे है। याद रखेंगे, प्राइवेट कंजप्शन। ओके, जीडीपी भी हम महामारी से पहले के लेवल से 1.3% ज़्यादा है, पहले के लेवल से 1.3% ज़्यादा है। ओके, और आर्थिक सर्वे के मुताबिक 2025 तक $5 ट्रिलियन यानी 373.45 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए इस अवधि के इंफ्रास्ट्रक्चर में 1.4 करोड़ डॉलर, ठीक है ना, 4 करोड़ डॉलर खर्च करने होंगे। कहने का मतलब ये करोड़ डॉलर है, तो अगर इसको हम भारतीय रुपये में देखें तो 104.56 लाख करोड़ रुपए, ठीक है ना। तो ये खर्च करने होंगे आर्थिक सर्वे के 2025 तक, इन्होंने ये बताया आर्थिक सर्वे में। आर्थिक सर्वे में यह भी कहा गया कि 20 साल में पहली बार किसी सरकारी कंपनी का निजीकरण हुआ है। यह बीपीसीएल, शिपिंग कॉरपोरेशन, पवन हंस, आईडीबीआई बैंक और बीईएमबी और आरआईईएनएल की बिक्री के लिए रास्ता मजबूत करेगा। 20 साल में सरकारी कंपनी को निजीकरण हुआ, जो कि आप लोगों को पता है कि बहुत सारे बैंक हैं जो बैंक का निजीकरण हुआ है, एलआईसी का भी निजीकरण होने जा रहा है, बहुत तरह का। तो आप इसमें भी देख सकते हैं आने वाले वक्त में कौन कौन सा निजीकरण किया जा सकता है, तो इनका रास्ता मजबूत करेगा। इन्होंने ये भी कहा है। कुछ ही दिन पहले टाटा ग्रुप एयर इंडिया स्वामित्व वाले 18,000 सौंप दिया। एयर इंडिया किसको बेचा गया है? तो टाटा ग्रुप को बेचा गया। उन्होंने क्या दिया? 18,000 रुपया, 18,000 करोड़ होगा यहाँ पे, सॉरी करोड़ होगा, 18,000 करोड़ सौंप दिया गया है। ओके, और 15,300 करोड़ का कर्ज चुकता करने में इसी से किया जाएगा। इसे मैं कर देती हूँ सर। ओके फ्रेंड्स, मैंने चेक कर सकते हैं, मैंने करोड़ इसमें डाल दिया अच्छा से। ओके, 18,000 करोड़ को सौंप दिया गया है और इसमें 15,300 करोड़ को कर्ज चुकता करने में किया जाएगा। इसका यूज कितना, इसको क्या किया जाएगा? इस चीज़ को 18,000 करोड़ को किस में यूज किया जाएगा? तो 15,300 करोड़ कर्ज में चुकता करने में यूज किया जाएगा। ओके, आर्थिक सर्वे के मुताबिक अगले वित्त वर्ष के लिए ग्रुप का आकलन 70 से 75 के अमेरिकी डॉलर के भाव पर कच्चे तेल के आधार पर होगी। 70 से 75 अमेरिकी डॉलर के भाव पर कच्चे तेल के आधार पर होगी। ओके, और इसका मौजूदा भाव करीब अभी $90 है। ओके, अगले जो वित्त वर्ष आएंगे उसकी जो आकलन किया जाएगा 70 से 75 अमेरिकी डॉलर के कच्चे तेल पे आधार पर होगी, और अभी जो है फिलहाल $90 चल रही है, तो अब कम होगी आर्थिक सर्वे के मुताबिक। ओके, नेक्स्ट देखिए, मैंने मेंशन किया है कि जो 2020 और 21 का जो आर्थिक सर्वेक्षण निकाला गया था उसमें कुछ कोविड को मद्देनज़र रखकर, ध्यान में रखकर कुछ उपाय बताए गए थे, कुछ राहत देने के लिए कुछ योजना बनाए गए थे। इससे डिटेल्स में लाई हूँ, और कुछ धनराशि का, जितनी धनराशि का यूज उन्होंने बताया था कितनी धनराशि यूज किया जाएगा, मैं उसका भी डिटेल्स लेकर आई हूँ। ओके, तो देख लीजिए, कोविड-19 प्रभावित सेक्टर के लिए लोन गारंटी स्कीम 1.10 लाख करोड़ रुपये उस वक्त बताया गया था। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 1.50 लाख करोड़ रुपये। क्योंकि ये जो आर्थिक सर्वेक्षण है सिर्फ इसी के मुताबिक बना है। आर्थिक सर्वेक्षण के जितने भी सारे डिटेल्स आपको दिए हैं सिर्फ इसी के आधार पर ही बनाया गया। कितना खर्च हुआ, कितना कम बचा है, कितना आगे और खर्च होने वाला है, इस सब चीज़ों को।
और 5 लाख टूरिस्ट के लिए फ्री 1 मंथ के वीज़ा 100 करोड़, फ्री 1 मंथ वीज़ा दिया गया था कोविड के दौरान, वो 100 करोड़, उसमें 100 करोड़ खर्च हुए हैं। और जो ऊपर में जो क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट, उसके लिए 7500 करोड़, ठीक है, 7500 करोड़, उसके लिए इतना खर्च हुए हैं। और DAP और NP&K करके फर्टिलाइजर्स हैं, ओके, उसकी अतिरिक्त सब्सिडी मिली थी, उस सब्सिडी में कितना खर्च हुए? 14,775 करोड़। देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अनाज पर मई से नवंबर तक 2021 के दौरान 938 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। पब्लिक हेल्थ पे 15,000 करोड़ खर्च हुए हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कॉर्पोरेशन रिवाइवल पर 70 करोड़ खर्च हुए हैं। एक्सपोर्ट इंश्योरेंस कवर के लिए बूस्ट 88,000 करोड़ के खर्च हुए हैं। भारत ने PP मॉडल के जरिए हर गांव में ब्रॉडबैंड 19,041 करोड़ रुपए खर्च किए, कि हर गांव में ब्रॉडबैंड का जो योजना बनाई गई थी उसके लिए। रिफॉर्म बेस्ड रिजल्ट लेकर पावर डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम 9,72,631 करोड़ का बजट का अनाउंसमेंट भी मिला था। तो याद रखिए, इतनी सारी जो था ना वो पिछले ईयर का था, और इन्होंने इतना राहत दिया था, इतने खर्च भी किए थे पिछले ईयर्स में। 2021 में इतना खर्च हुआ है, ओके। और जो 2022 में जो बजट निकला, आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के हिसाब से, तो आगे में कितना खर्च होगा वो आपको बजट में पता चलेगी। जो आने वाले जो वीडियो मैं दूंगी आपको, उसमें बजट में मेंशन किया हुआ रहेगा कि किस में कहाँ कहाँ पर खर्च होगा, और उन्होंने क्या क्या राहत दिए हैं, क्या क्या उपाय दिए हैं, उन्होंने क्या क्या योजना बनाए हैं, क्या स्कीम लागू किए हैं, वो सारी चीज़ उसमें मेंशन रहेगा। तो मैं भी उसका वीडियो बना के आपको जितने जल्द हो दे दूँगी। ओके फ्रेंड्स, देखिए खर्च एक सिंपल, जितना पिछले बार खर्च हुआ उसी हिसाब से अब सड़क पे 27% खर्च हुई है, रेलवे पे 25% खर्च हुई है, बिजली पे 15% खर्च हुई है, तेल और पाइपलाइन में 8%, टेलीकॉम में 7%, इतना खर्च हुई है, जो कि सिंपल मैं एक आप लोगों के सामने लाई हूँ, कितना खर्च हुई है। ओके, बीते सालों में जो GDP है, अब देखिए GDP आपसे पूछा जाएगा, GDP अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो बीते सालों को GDP आपको बता देती हूँ। फिलहाल 2016 से मैं बता रही हूँ, तो 2016 से 2017 के बीच में जो GDP था 8.2%, ओके। 2017 से 18 क्या था 6.9%, 2018 से 19 क्या था 6.5%, 2019-20 के क्या था 4.0%, 2020-21 का क्या था माइनस में चला गया। अब देखिए यहाँ पर माइनस है 7.3%, डेफिनेटली आप समझ गए होंगे कोविड के दौरान। 2021 और 22 का 9.2%। तो आपको ये जो GDP है, तो करीब आपको 6 सालों का GDP पता चल गया, और अभी जो अनुमान लगाया गया आने वाले GDP पे वो 9.2% का GDP है, ओके। और सॉरी, आने वाला जो अनुमान का 8 से 8.5% का GDP है, 9.2% का GDP नहीं, 8 से 8.5 का GDP ग्रोथ का अनुमान लगाया गया, ओके। और अभी जो GDP का ग्रोथ है 9.2% का है, ओके। तो देखिए कैसे है, ये ग्राफ के माध्यम से मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, आप देख सकते हैं इसे। कितने से है 2000, करीब 2008 से ही शुरू हुई है, 2008 से है। तो ये ऊपर नीचे जा रही, ऊपर जा रही, नीचे जा रही, ग्राफ में नीचे ऊपर ऊपर हो रही है। तो जब ये नीचे जाएगी तो समझिए घाटे का जो डेफिसिट है वो कम हो गया। जहाँ डेफिसिट कम होगी हमारे लिए, उतनी अर्थव्यवस्था हमारे लिए, अर्थव्यवस्था में अच्छा होगी, ओके, उतनी बैलेंस बनी रहेगी। और जहाँ अगर ये ग्राफ ऊपर चली गई तो घाटे ज़्यादा होगी, और घाटा ज़्यादा होगी तो अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो सकती है, ओके। GDP, अब यहाँ पर जो कोविड के दौरान काफ़ी GDP ऊपर, काफ़ी घाटे ऊपर चली गई है। तो आप समझ सकते GDP का ग्रोथ क्या हो गया, माइनस में चला गया। देखिए -7.3% ऊपर है, माइनस में चला गया। और अभी देख लीजिए, अभी 22-23 में कितना हुआ, यहाँ पर GDP 8.6 का अनुमान लगाया जा रहा है, 8.2 ऊपर में, और यहाँ पर 6.8 करके इस तरह का 22-23 की बता रहे हैं, वो तो 22-23 की बता रहे हैं, और ये 21-22 का बता रहे हैं 8.2। और अभी उस वक्त अनुमान कितना लगाया गया था, ये 20-21 में 9.1। तो ये जो है आपको दिखाया, थोड़ा सा कम दे रहा होगा, छोटे छोटे पॉइंट में दिया हुआ है, ओके, छोटा छोटा पॉइंट में दिया हुआ है। बट इतना आप समझ जाइए कि ग्राफ ऊपर अगर जाएगी घाटे की, तो अर्थव्यवस्था हम लोगों की कमज़ोर होगी। GDP जितना ग्राफ में नीचे जाएगी उतनी GDP का ग्रोथ बढ़ेगा, इसलिए यहाँ पर नीचे है तो GDP का ग्रोथ बढ़ेगा, इसी से अनुमान लगाया गया है, ओके। अब GDP क्या होता है, GDP का अर्थ क्या है, तो GDP का अर्थ समझ जाते हैं।
जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जैसे कि मैंने बताया था आपको पहले। हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। इसका उपयोग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मापने के लिए किया जाता है। जीडीपी एक विशिष्ट समय अवधि देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। किसी भी देश को मापने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसी सकल घरेलू उत्पाद को माना जाता है। सभी किसी भी देश को सकल घरेलू उत्पाद से ही पता चलता है कि क्या अर्थव्यवस्था किस तरीके से जा रही है, कितना विकास हो रहा है, कितना वृद्धि हो रहा है। ओके। और जिस देश में सभी लोग और कंपनियों द्वारा उत्पादित हर चीज़ का जो कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। जिस देश में जो लोग जो उस कंपनी के द्वारा उत्पादन किया जाता है किसी भी चीज़ का, तो उस चीज़ का जो मूल्य होता है, कुल मूल्य को हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। यह आर्थिक स्थिति के पैमाना है। यह आर्थिक स्थिति का एक पैमाना माना जाता है। भारत के जीडीपी का मापन का कार्य केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है, जो कि वो सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ओके फ्रेंड्स, इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तब समझ में आ गई होगी कि जीडीपी का मतलब क्या होता है। एक फार्मूला तो इसमें मेंशन मैंने की हूँ, बट आप जाके गूगल में भी सर्च कर सकते हो। अप्रैल 2021 से जून 2021 में भारत का जीडीपी का ग्रोथ 20.1% का बढ़त दर्ज की गई है, अप्रैल से जून तक के बीच में। ओके, 20.1%। और 2021-22 के पहली तिमाही में जीडीपी 32.38 लाख करोड़ रुपये की थी, और जो कि 2020-21 के पहली तिमाही में से 26.95 लाख रुपये थी। देख लीजिए 2020-21 में क्या थी पहली तिमाही, 26.95। अब सीधे 2021-22 में क्या हो गया, जीडीपी 32.38 लाख करोड़। तो देख सकते हैं कितना बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो कोरोना वायरस का जो असर है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रही थी। उसी का असर के लेकर पूरी विश्व भी तरसते, और सभी का जीडीपी ग्रोथ कहीं ना कहीं माइनस में गया है। केंद्रीय बजट 2021-22, अब मैं इसका चर्चा आज नहीं करूंगी, पर थोड़ा सा मैं बता दे रही हूँ। 1 फरवरी 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश किया है, और यह आज़ाद भारत का 92वां बजट होगा। यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का 10वां बजट है, और पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री होने के नाते यह सीतारमण का 4था बजट होगा। देख लीजिए, ये 4 मैंने दे दिया ये पॉइंट, बस ये जनरल नॉलेज के लिए। और इसमें एक और ऐड करना है मुझे कि ये 2021 में डिजिटल बजट पेश किया गया था। पहली बार देश में 2021 में डिजिटल बजट पेश किया गया था, और ये पेश करने वाले जो वित्त मंत्री थे उनका नाम निर्मला सीतारमण था। ओके, ये याद रहना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि डिजिटल बजट से रिलेटेड है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आई हो हमारी वीडियो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके, और थोड़ी लाइक कर दें। और आने वाली जो वीडियो है, जैसे बजट का हो या करंट अफेयर से हो रिलेटेड, चाहे कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे कि इस चीज़ का वीडियो बना के आप मुझे प्रोवाइड करो, तो मैं दूंगी, बिल्कुल दूंगी। आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, मैं दूंगी। तो उसके लिए भी आपको सब्सक्राइब करना होगा, और जो नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब पहले के वीडियो भी आप लोग देख लीजिए थोड़ी सी समय निकाल कर। ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई और ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। ओके फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू।